पहले हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बच्चों मैं बार बार यही बोलता हूँ कि फिजिक्स में खुद से क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। आप इधर कितने भी क्वेश्चन देखते रहो, उससे कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिलेगा। खुद से करोगे तो ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले मैं होमवर्क वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ, उससे देखो। कहाँ गए क्वेश्चन? क्या हो गया? चलो खैर, जस्ट एक सेकेंड बच्चों मॉड्यूल निकालो, मैं उससे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। तो बच्चों अब मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, उन्हें बच्चों देखो। हाँ बच्चों मुझे बताते जाओ। एक क्वेश्चन बच्चों मैंने ये दिया था बच्चों, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है। फिर बच्चों एक क्वेश्चन मैंने ये दिया था, इसमें कोई डाउट? बच्चों डाउट हो तो पूछ लेना। एक ये वाला क्वेश्चन दिया था। एक बच्चों मैंने ये क्वेश्चन दिया था, इसमें कोई डाउट बच्चों किसी को भी? बच्चों हो तो पूछ लेना। बच्चों एक मैंने ये क्वेश्चन दिया होगा, इसमें किसी को डाउट? किसी को भी? एक बच्चों ये क्वेश्चन था, इसमें देखो, ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन रफ फ्लोर, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ अप्लाइड, ठीक है ना। अब ग्राफ बना रहे हैं, तो बच्चों याद करो कल हमने एक ग्राफ वाला क्वेश्चन नोट्स में देखा था। तो ग्राफ कैसा बनता है बच्चों, ये फ्रिक्शन, ये एफ। तो शुरू में बच्चों एक 45 की स्ट्रेट लाइन, फिर थोड़ा सा ऐसे करके इस तरह से, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन स्लोप 45, सही है। द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एफ एक्सिस, गलत है। द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन 45 फॉर स्मॉल एफ एंड स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एफ एक्सिस, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इन दोनों में ज्यादा सही कौन सा है, ये वाला, तो इसे ले लेंगे। देर इज स्मॉल किंग, किंग का मतलब बच्चों यही चीज है, थोड़ा सा यहाँ ऐसे रहता है ऑन ग्राफ, तो ये भी सही है। अब चारों में देखें तो कौन दो सही हो गए, ये दो। तो अपने लिए सबसे सही कौन सा हो जाएगा, सी डी मतलब ए।
बच्चों फिर देखो, स्टार्टिंग में ग्राफ 45, बाद में कांस्टेंट, एक इसमें किंक जैसा रहता है वो भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी। अब बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही है? पर ये डिस्कशन नहीं करें, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लें। हाँ बच्चों अब मुझे बताओ कोई डाउट इसमें? चले 36 इससे पहले या बाद में? पहले, ये वाला ना, ठीक है बच्चों, पिछला क्लियर है ना? अब इस पे आते हैं। देखो हमने कल एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, लगभग वही है। बच्चों बताओ यहां नॉर्मल कितना है? बोलो नॉर्मल कितना है? 20, तो लिमिटिंग 20 इंटू 0.48, तो यहां लिमिटिंग 8, यहां 20 इंटू 0.4 कितना होगा? 8। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखते हैं F0, तो इससे तो कुछ नहीं लगाया, देन F1 4, तो बच्चों इसको तो भूल जाओ, या अलग अलग ड्रॉ करते चलते हैं। पहला वाला देखो, यहां 4 है, यहां कुछ नहीं, तो बच्चों इसको चलने के लिए कितना चाहिए? 8, हम 4 लगा रहे हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो इस पे फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 4। टेंशन कुछ डेवलप हो ही नहीं पाएगी। अब टेंशन डेवलप नहीं होगी तो इस पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? फिर समझ, पहले केस में ये 0 है तो इसको हटा दो, 4 तो फ्रिक्शन 4। अब बच्चों ये 8 पे चलेगा, तो ये चलेगा ही नहीं तो रस्सी खिंचेगी ही नहीं, रस्सी खिंचेगी नहीं तो टेंशन 0, टेंशन 0 तो इसको कोई खींच नहीं रहा है तो इस पर फ्रिक्शन 0। F0, F1 4, T0 पहला सही है, ठीक है। इसे देखो ये 4 न्यूटन, देन F1 4, F2 4, T0। अब इसे देखते हैं, ये 4, ये 4, बच्चों बताओ ये कब चलेगा? 8 पे। कितना लगा रहे हैं? 4, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन कितना आ गया? 4। ये कब चलेगा? तुम कितना लगा रहे हो? 4, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन कितना आ गया? 4। अब ये चलेगा नहीं तो रस्सी खिंचेगी नहीं, रस्सी खिंचेगी नहीं तो टेंशन कितना आएगा? 0। अब देखो ये 4, तो F1 4, F2 4, T0, इसका काम खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये 24, तो ये इतना होना चाहिए। अब देखते हैं, फर्स्ट 2 क्लियर है ना? अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, समझो इसको अगर मैं देखता हूं, ये है 24, ठीक है, और ये 4, ठीक है बच्चों बताओ 24 4, नेट चलाने वाला फोर्स, नेट चलाने वाला फोर्स 20, इसकी लिमिट कितने की है? 8, चलेगा आराम से। इसकी लिमिट 8, दोनों की मिला के 16, दोनों की मिला के 16, अपने पास कितना है? 20, बड़े आराम से चलेगा। तो यहां दोनों ही चलेंगे, दोनों ही चलेंगे तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक, काइनेटिक लगेगा, तो इस पे पीछे 8, इस पे पीछे 8, और चलेगा क्या? यहां इधर मूव करें, ये समझ गए? तो 24, फ्रिक्शन एट 52, सही है, कोई दिक्कत नहीं, खत्म। ये सही है, ये गलत, ये सही था, गलत था, ठीक है। अब इसको लेते हैं, जब ये सही है तो ये क्या होगा? खत्म। चेक करो बच्चों जिसमें भी दिक्कत लग रही है। चले आगे, अभी देखो मैं वापस समझा देता हूं। पहला केस देखो, पहले केस में ये वाला 0 है, तो वो ये रहा, लिमिट 8 8 है, तुमने 4 लगाया, लिमिट क्रॉस ही नहीं करेगा तो चलेगा नहीं, तो इसमें फ्रिक्शन 4। अब ये चलेगा नहीं तो रस्सी खिंचेगी नहीं, खिंचेगी नहीं तो टेंशन 0, टेंशन 0 तो वो खिंचेगा नहीं, नहीं खिंचेगा तो फ्रिक्शन 0। अब दूसरे में क्या किया? दोनों पे 4 4 लगा दी, तो ना ये चलेगा ना वो चलेगा, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स, इस पे फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन 0। अब 24 लगाओगे तो 4 और 24 20 नेट आया, दोनों की मिला के लिमिट 16 की, तो लिमिट क्रॉस हो रही है, चल पड़ेंगे, चल पड़ेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा
और दोनों पे 8 लग जाए। ठीक है, बोलो आयुष कोई दिक्कत हो? चलें आगे बच्चों। ठीक, नेक्स्ट बच्चों देखो, एक बच्चों ये तो शायद पहले ही बता दिया। हाँ, अब इधर देखो, इसमें बच्चों कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? कौन सा वाला? ये वाला बता देता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, mark the correct statement about the friction between two bodies. Static friction is always kinetic greater than kinetic. गलत है बच्चों। देखो क्यों गलत है समझो। बच्चों को ग्लास रखा है, ग्लास, बताओ फ्रिक्शन कितना है? कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है इस पे? स्टैटिक। कितना है? 0। फिर देखो 5 किलो म्यू एस 0.5 म्यू के 0.4, बच्चों 3 न्यूटन लगाया, बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा? या लिमिट बताओ कितने की है? 50 इंटू 0.5 25, काइनेटिक 20। अब बताओ फ्रिक्शन कितना लग रहा है इस केस में? 3 न्यूटन लगाया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, तो फ्रिक्शन 3। काइनेटिक से कम है या ज्यादा है? कम है। ठीक है, मान लो 13 लगा दिया, चलेगा क्या? तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 13। काइनेटिक से कम है या ज्यादा? तो इन्होंने कहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक से ज्यादा होता है। गलत, हमेशा तो नहीं है, हमेशा तो नहीं है। आप देखो 3 13 कमी है। आगे देखो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये चीज सही है। कोफिशिएंट के लिए बच्चों मैंने प्रॉपरली लिखवाया है कि म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, याद हो? हाँ, अगर नहीं दिया तो हम बराबर मान लेते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है, तो ये चीज सही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, वो सही है। लिमिटिंग बच्चों ये आया, ये काइनेटिक से ज्यादा होगा, वो सही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नेवर लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, वो भी सही है। वो उससे हमेशा कम नहीं होगा, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये 3 अपने पास सही आ गए, तो BCD, BCD के हिसाब से बच्चों आंसर क्या होगा? अभी समझे बच्चों? चेक करो बच्चों, कहीं दिक्कत लग रही है? ठीक है, ओके। एक बच्चों फिर मैंने शायद ये दिया होगा, दिया था, इसमें डाउट है। देखो 3 ब्लॉक्स M1 6, ये रहा, M2 4, M3 8, कोफिशिएंट 0.4, एक्सेलेरेशन। तो बच्चों 8 और 4 12, 8 और 4 12। तो बच्चों बताओ इन दोनों को अगर एक मान लें 12 किलो का, और यहां 6 किलो का, तो बच्चों बताओ नॉर्मल कितनी होगी? बोलो बच्चों नॉर्मल। तो लिमिट कितने की निकली? 120 इंटू 0.4 48, और ये 6 किलो का कितना लगाएगा? 60। तो बच्चों बताओ लिमिट क्रॉस कर रहा है? कर रहा है। कर रहा है तो पक्का हम बोल सकते हैं कि ये चलेंगे। चलेंगे तो दोनों का मिला के काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ गया? 48। दोनों को हमने एक ही मान लिया और दोनों का मिला के कितना आ गया? 48। तो 60 चलाएगा, 48 रोकेगा, 60 चलाएगा, 48 रोकेगा, अपॉन टोटल मास 18, तो 12/18 2/3। बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया? नॉर्मल निकाला, नॉर्मल के बाद लिमिट निकाली। लिमिट अपनी कितनी आई? 48। लिमिट 48 आई है, तो ये 60। ठीक है ना? करो बच्चों, ठीक है। अभी बोलो बच्चों इसमें कोई डाउट हो? समझ गए ना? हटा दो बच्चों इसे, ठीक है। तो बच्चों यहां तक हम पिछले टर्म पे डिस्कस कर चुके थे। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने एज ए होमवर्क दिए थे। अब इसके बाद की माइंड क्लियर है ना? क्वेश्चन कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब इसके बाद की चीजें बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं, उसे बच्चों देखते हैं। ठीक है, देखो बच्चों,
इसे बच्चों मैं हटा रहा हूं, ठीक। देखो एग्जाम्पल बच्चों इसमें आप देखो, बच्चों ऐसे चेन रखी है, क्या रखी है, तो बच्चों आपने देखा होगा ऐसे कई बार चेन लटका देते हैं, तो थोड़ी ज्यादा लटकी हो तो फिसल जाती है, कम लटकी हो तो टिकी रहती है, समझ गए। मान लो बच्चों मैंने दे दिया म्यू कितना है 0.4, म्यू कितना है 0.4, क्लियर है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ चेन मान लो बच्चों 10 मीटर, लेंथ ऑफ चेन क्या है 10 मीटर, तो इसे ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवा दूं। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। अब बच्चों इसमें आप इस तरह से क्वेश्चन लिख लो, फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट, फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट so that chain remain at rest, find maximum length of hanging part so that chain remain at rest, find maximum length of hanging part so that chain remain at rest। बच्चों अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ और सोचो। बच्चों मास नहीं दिया है बट आप मास कुछ भी मान सकते। जैसे आपके लिए सबसे बेटर ये होगा, जैसे आप अपनी तरफ से मान लो मास ऑफ 1 मीटर इज लैम्डा, मास ऑफ 1 मीटर इज लैम्डा। तो बच्चों कर क्या सकते हो समझो, ये L मान लो तुम, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी बोलो बच्चों, ये L तो ये कितनी होगी। अब मास ऑफ 1 मीटर, लेट मास ऑफ 1 मीटर लैम्डा, तो 1 मीटर का मास बच्चों लैम्डा मान लिया, तो L मीटर का कितना होगा L लैम्डा। जैसे 1 मीटर 2 किलो की है तो 3 मीटर 6 किलो की, 3 इंटू 2, तो ऐसी 1 मीटर लैम्डा तो L मीटर लैम्डा L। अब बच्चों थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाओ, क्वेश्चन बच्चों ऐसे रिलेट करो जैसे अगर मैं क्वेश्चन ये पूछता कि एक ये ब्लॉक है, इसका मास बताओ मैक्सिमम जिससे कि ये रेस्ट पे है, तो लगभग वही चीज है, चेन ब्लॉक की जगह चेन रख दी है, चीज बिल्कुल वही है। एक बार ट्राई करो बच्चों, करो बच्चों। जिससे होता है बच्चों हैंड राइज करें, मुझे बताएं। थोड़ी मिस्टेक
स्टार्टिंग से बताओ क्या किया है। नहीं, अप्रोच कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। और कोई बच्चों जैसे अभी मैंने ब्लॉक वाले से रिलेट करने का ट्राई किया, वैसे ही थोड़ा सा सोचो। चलो बच्चों मैं और आसान करता हूं। एक ब्लॉक ये रहा, इसका मास है 10 माइनस एल लैम्डा। एक ब्लॉक यहां है, इसका मास है लैम्डा एल, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4। अब इसका मैक्सिमम मास बताओ जिससे कि ये रुका है। अब उस तरह से सोचो, समझ पाए बच्चों? अब दिमाग दौड़ाओ। आंसर नहीं, तरीका बताओ कहाँ से स्टार्ट किया है। एक्स 10 माइनस एक्स, फिर क्या किया है 10 माइनस एक्स जी 2.4। सही है, सही है, मतलब अप्रोच सही है, आंसर से तो मतलब नहीं मुझे। ओके, और कोई बच्चों, और कोई बच्चों? बच्चों ब्लॉक से रिलेट करके फिर सोचो, ब्लॉक से तो काफी आसान है। चलो मैं ही डिस्कस करता हूँ बच्चों। उससे पहले एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बताओ हैं बच्चों। मान लो ये 10 किलो, म्यू 0.4 एम। बच्चों बताओ लिमिट कितने की आएगी इस पे? नॉर्मल कितना आएगा? 10 किलो है, नॉर्मल 100, लिमिट 40। तो यहाँ कितना टांग सकते हो? 4 kg, 4 kg। अब यही यहाँ करना है, देखो समझ गए ना इसे? बच्चों बताओ चलाने वाला कौन है? ये। रोकने वाला कौन है? ये। तो चलेगा कब? जब लैम्डा एल जी, देखो चलेगा कब? जब ड्राइविंग फोर्स लिमिट क्रॉस करेगा। चलेगा कब? जब ड्राइविंग फोर्स लिमिट क्रॉस करेगा। अब ड्राइविंग फोर्स क्या है? लैम्डा एल जी, और लिमिट क्या होती है? म्यू। नॉर्मल बच्चों क्या होगा? एम जी, एम 10 माइनस एल इंटू लैम्डा इंटू जी, म्यू एम जी, लिमिट म्यू नॉर्मल। तो उसका मास क्या है? ये इंटू जी। तो जी कट गया बच्चों, लैम्डा कट गया, तो एल 4 माइनस 0.4 एल, 1.4 एल 4। तो एल बच्चों यहां से कितना आ गया? कोई मिस्टेक कर दी क्या बच्चों? कहीं दिख रही है? 10 सही चल रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है ना? सही है, ठीक है। तो एल बच्चों यहां से कितना आ गया? 4/1.4, 4/1.4 यानी कि 40/14, 20/7। तो एल लगभग 3 मीटर मान लो, 3 से थोड़ा कम आएगा, मतलब 2.9। हाँ या छोड़ो, 20/7 ही ठीक है बच्चों। फिर समझो, जो नीचे लटका हुआ हिस्सा है वो खींचेगा, और जो ऊपर हैंगिंग रखा हुआ हिस्सा है उस पर फ्रिक्शन लगेगा, वो रोकेगा। तो चलेगा कब? जब ये हिस्सा उससे ज्यादा हो जाए। तो ये हिस्सा इससे ज्यादा हो जाए,
ज्यादा हो जाए तो इतने पे वो चलेगा, इतने पे वो चलना शुरू करेगा। तो रुका हुआ कब तक रहेगा? रुका हुआ बच्चों रहेगा 20/7। अभी समझ पाए बच्चों? तो हमने इसका मास निकाल लिया। कैसे निकाला? एक का मास लैम्डा माना, तो लैम्डा एल। इधर हिस्सा क्या है? 10 माइनस एल, तो उसका मास 10 माइनस एल इंटू लैम्डा। नॉर्मल क्या लगेगा? एम जी। तो एम जी, बस वही तरीका किया। करो बच्चों एक बार। अब इसमें जिस भी स्टेप में दिक्कत लग रही हो पूछो बच्चों, जिस भी स्टेप में तुम्हें दिक्कत परेशानी लग रही है बेझिझक पूछो बच्चों, ठीक है? कर लो फटाफट। हाँ बोलो आयुष। इतना बच्चों भी क्लियर है? चलें बच्चों आगे, ठीक है बच्चों? इससे फिर मैं हटा देता हूं। कर लिया ना? कर लिया सबने? ठीक है। अब बच्चों बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करके बताओ। आपके जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। A uniform chain of 6 meter length placed on table such that a part of its length is hanging over the edge of table. The system is at rest. Coefficient of static friction between the chain and surface is 0.5. Maximum length of chain hanging from the table. वही बच्चों, इधर तो मैक्सिमम कितना लटका सकते हो, पूरा क्वेश्चन वही है। उसमें 10 मीटर था, इसमें 6 मीटर, उसमें 0.4 था, इसमें 0.5 है, बस इतना फर्क है। करो बच्चों, पूरा क्वेश्चन बच्चों वही है, बस डेटा थोड़ा सा बदल गया है। करो बच्चों। हम्म 20 2 6 मीटर की 20 कहाँ से आएगी? 2 देखते हैं भाई, 2 मुझे ठीक लग रहा है बच्चों। पूरी कहानी वैसी ही है बच्चों। इधर 6 माइनस एल इंटू लैम्डा, इधर बच्चों लैम्डा एल, सही है। इस पे बच्चों फ्रिक्शन यहां लगेगा 6 माइनस एल इंटू लैम्डा इंटू जी इंटू 0.5, और इधर क्या लगेगा? वही लैम्डा एल जी। अब बच्चों जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो सीधा बराबर कर दो, तो लेस देन इक्वल का मतलब नहीं होता है, वो सीधा बराबर कर लो, आंसर वही आता है। तो अब दोनों को बराबर करो, दोनों को बराबर करोगे तो 6 माइनस एल लैम्डा जी 0.5 लैम्डा एल जी, तो लैम्डा और जी चले गए। 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 3, और ये 0.5 एल, ये एल, तो 3 इक्वल टू 1.5 एल, एल इक्वल टू। बताओ बच्चों, कोई तो बताओ, लेंथ कितनी आ गई? 2। कितना हिस्सा टंगा हुआ होना चाहिए? 2 मीटर का, बस आंसर। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? चलें आगे, ठीक ठीक है ना बच्चों? अब बच्चों देखो
बच्चों इसे नोट कर लो, घर पे ट्राई कर लेना, ये एज अ होमवर्क है। फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन 45, फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन 45 नोट कर लिया बच्चों। अब बच्चों ये भी अभी जो हमने चेन वाला क्वेश्चन किया वैसा ही है, इसे भी एज अ होमवर्क रख लो। ये भी अभी जो हमने किया लगभग वही पैटर्न है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ऐसी बच्चों ये सिंपल सा ही है, एक बार लिख लो, फिर ये भी एज ए होमवर्क है, समझ गए ना बच्चों। चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत। अब बच्चों हम नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं, इससे हटा देता हूं, समझ गए ना बच्चों, कर लिया ना सबने, ठीक है। अब इसे देखो बच्चों, जैसे मान लो ये रिमोट रखा है, इसको मैंने ऐसे कोई वेलोसिटी दी तो ये थोड़ा आगे जाके रुक जाए, थोड़ा आगे जाके रुक जाएगा। जैसे मैंने यूं वेलोसिटी दी, थोड़ा आगे जाके रुक गया। तो ऐसी बच्चों एक ब्लॉक है, उसको मैंने स्पीड दी, क्या स्पीड दी, v0, तो थोड़ा आगे जाके वो रुक जाएगा। फ्रिक्शन कोफिशिएंट बच्चों क्या है, म्यू। तो बच्चों तुम्हें क्या निकालना है कि कितने टाइम में रुक जाएगा और कितना डिस्टेंस चल के रुकेगा। लेकिन गिवन पैरामीटर जैसे म्यू, एम, v0, d, मतलब d तो खैर निकालना है, तो उसके टर्म्स में निकालना है। तो बच्चों एक तो टाइम निकालना है और कितना चल के रुकेगा। थोड़ा बच्चों अपना दिमाग चलाओ, फिर मैं डिस्कस करूँ। क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों, करो बच्चों। करो बच्चों एक बार। बच्चों हैंड राइज करें जिससे हो पाया हो, क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे बच्चों थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, वो चल रहा है, चल रहा है, तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, कितना होगा, म्यू नॉर्मल। तो बच्चों बताओ नॉर्मल इस पे क्या है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, म्यू एम जी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे किस तरफ लगेगा, इस तरफ, तो उस फ्रिक्शन की वजह से इसका एक्सीलरेशन आएगा म्यू एम जी अपॉन एम, म्यू एम जी अपॉन एम, यानी कि म्यू जी किधर आएगा, पीछे। अब वो रुक जाएगा, तो तुम्हें अब नॉर्मल फॉर्मूले लगा के टाइम निकालना है और डिस्टेंस निकालनी है। करो बच्चों, जिससे होता है बच्चों हैंड राइज करे, फिर मैं डिस्कस करता। वी नोट बाई, ये किसने निकाला है, तुमने, तुमने, वी नोट बाई, मिस्टेक है, वी नोट बाई म्यू जी सही है, टाइम सही है। अब डिस्टेंस निकालो, और बच्चों सही है, डिस्टेंस सही है,
चलो बच्चों अब मैं डिस्कस करता हूं। देखो बच्चों, ठीक है बच्चों, बताओ ये घिस रहा है तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक। अगर उन्होंने काइनेटिक दिया हो तो एफ के लिख सकते हो म्यू के एम जी, और नहीं दिया है तो जो है उसी को काइनेटिक मानते हैं। अब एक्सेलरेशन बच्चों इसकी वजह से आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन मास, यानी कि म्यू के इंटू जी या म्यू जी, वो एक ही बात है। अगर म्यू के नहीं बोला है तो म्यू ही लेंगे, तो वो एक ही बात है। अब बच्चों ये रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो फॉर्मूला है, लगाते हैं। फाइनल जीरो, इनिशियल v नॉट, एक्सीलरेशन माइनस का म्यू जी क्योंकि पीछे, या मान लो प्लस इधर माइनस इधर, टाइम, तो म्यू जी टी इक्वल टू वी नॉट। टाइम बच्चों यहाँ से कितना आ गया, वी नॉट बाई म्यू जी। बोलो बच्चों, टाइम में कहीं कोई दिक्कत? टाइम में कहीं कोई दिक्कत? एक्सीलरेशन सिंपली हमें क्या यूज करना है, म्यू जी। अब बच्चों आते हैं डिस्टेंस पे, तो बच्चों मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब फाइनल स्पीड अपने पास क्या है, जीरो, इनिशियल वी नॉट टू माइनस का म्यू जी या म्यू के जी, बच्चों वो ठीक है ना, म्यू ही म्यू के है, वो एक ही बात है, म्यू जी और डी, तो 2 म्यू जी डी इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, तो डी यहां से कितना आ गया, वी नॉट स्क्वायर बाई, चेक करो बच्चों कोई दिक्कत हो तो v इक्वल टू यू प्लस सी टी, फाइनल स्पीड हमने जीरो कर दी, ये निकल आया। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, फाइनल स्पीड जीरो कर दी, ये अपने पास आ गया। अब बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही? क्लियर है बच्चों? भी ये कर लो फटाफट। कौन सा वाला? उससे भी आ जाएगा, लाओ। तुम बताओ तुम क्या लगा रहे? लो मैं लगाता हूँ, ठीक है ना, प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी होगी। क्लियर है बच्चों? भी ये कर लो आराम से। अभी ठीक है? चलें बच्चों आगे, चलें, कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों देखना, बताओ इसका आंसर। A car is moving along a straight horizontal road with speed v naught. If the coefficient of friction between the tire and road is mu, the shortest distance in which car can be stopped. तो बच्चों वही चीज़ है, कार जा रही है, तुम ब्रेक लगाओगे तो टायर घिसेंगे तो उनमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो जैसे अभी हमने ब्लॉक वाला देखा वैसे आंसर क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। अब बच्चों ध्यान रहे, इसमें कई बार म्यू की जगह म्यू के लिख देते हैं, तो फिर सही कौन सा माना जाएगा, म्यू के वाला। समझ गए ना? अभी जो किया बच्चों वही है, कोई डाउट तो नहीं? फिर देखो बच्चों, इससे देखो बच्चों, a body of mass 10 kg moving with initial speed 20 meter per second stop after 5 second due to friction between body and floor. coefficient of friction बच्चों निकालना।
ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, करो बच्चों एक बार। बच्चों देख लेते हैं, अभी अभी हमने किया है, टाइम कितना आया था? टाइम बच्चों वी नॉट बाई म्यू जी। टाइम बच्चों 5, वी नॉट 20, म्यू पता नहीं, जी 10। तो म्यू बच्चों यहाँ से आ गया 2/5, मतलब 0.4। कितना आ गया? 0.4। सही है डी। बच्चों पैटर्न समझ पाए क्या करना होता है? बोलो आयुष कोई डाउट हो? ये वाला पैटर्न क्लियर है? ठीक है। बोलो बोलो जो तुम कह रहे हो। अच्छा ये वाला समझ गए ना? अच्छा अब पुराने उसमें डाउट है तो मैं वो ओपन कर देता हूँ। ये कह रहे हो नहीं, रुक गया तो फिर कैसे चलेगा? हाँ आगे बोलो, ये कह रहे हो म्यू नॉट किसकी वैल्यू? हाँ उसको रख दें फिर। हाँ बन जाएगा, पर वो फॉर्मूला यूज नहीं होता है। ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ही इसे रटने की जरूरत है, केवल इस कंसेप्ट को सीखने की जरूरत है। हाँ ये बात जरूर है कि उसमें मैंने इसे यूज कर लिया, बट ये कोई ऐसा बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं कि हम इसे रटें। ये केवल एक क्वेश्चन का आंसर है, तो क्वेश्चन के आंसर नहीं रटने, क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया वो सीखना है। समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं अभी? ठीक, ओके। अब बच्चों फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, तो वो चीज़ समझो। बच्चों इसे एक बार ड्रॉ करो, फिर मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है। बच्चों जैसे यही टेबल रखी, इसको मान लो मैं यूँ धक्का दे रहा हूँ और ऐसे मान लो धक्का दे के चला आ रहा हूँ, तो अगर मैं ऐसे की जगह मान लो अगर उस साइड से धक्का देता हूँ तो वो लगभग सेम सिचुएशन बन जाएगी। जैसे यही हैवी ब्लॉक है, तो मान लो मैं यूँ धक्का दे रहा हूँ, तो यूँ धक्का दे रहा हूँ तो बच्चों किसी एंगल पे फोर्स लगा रहा हूँ, किसी एंगल पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। यही टेबल रखी, मास इसका m है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f सो दैट ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग। तो अब मैं इसको स्लाइड करवाना चाहता हूँ, तो ऐसे धक्का मार के इसको स्लाइड करवाना चाहता हूँ, ऐसे एंगल पर फोर्स लगा रहा हूँ और इसको स्लाइड करवाना चाहता हूँ, तो मुझे कितना मिनिमम धक्का लगाना पड़ेगा वो निकालना है। तो बच्चों स्टेप्स याद करो। पहली स्टेप FVD, दूसरी स्टेप रिजॉल्व, दूसरी स्टेप रिजॉल्व, तीसरी स्टेप नॉर्मल, फोर्थ स्टेप लिमिट, फिर ड्राइविंग फोर्स और फिर सॉल्व करो। जो मैंने तुम्हें स्टेप्स लिखवाई हैं उनको फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप बच्चों करो। आप FVD बनाओ, फिर रिजॉल्व करो, फिर नॉर्मल निकालो। तो सबसे पहले बच्चों नॉर्मल जिसका आता है वो मुझे बताओ, नॉर्मल क्या आ रहा है वो बताओ। नहीं नहीं सही है, नॉर्मल आ गया, अब लिमिट निकाल लो। अब ड्राइविंग फोर्स बताओ, जिसका ड्राइविंग फोर्स आप आता है, चलाने वाला फोर्स। ड्राइविंग फोर्स से मेरा क्या मतलब? सही है। अब हम चाहते हैं कि वो चले, तो ड्राइविंग फोर्स लिमिट क्रॉस करना चाहिए, तो अब वो कर दो, आ जाएगा। करो बच्चों, जैसे मैंने स्टेप सिखाई है बस वो करो। पहले FVD बनाओ, फिर रिजॉल्व करो, फिर नॉर्मल लिखो, फिर लिमिट लिखो, फिर ड्राइविंग निकालो। जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताई हैं फॉलो करते जाओ।
देखो एफ को एफ के टर्म्स में नहीं दे सकते, तो एडजस्ट करके निकालो। जैसे बच्चों एफवीडी बनाओगे तो एमजी इधर, नॉर्मल इधर, फिर रिजॉल्व करोगे तो बच्चों रिजॉल्व करने के बाद अगर देखोगे तो एमजी इधर, नॉर्मल इधर, अब एफ इधर है तो इधर बच्चों एफ कॉस थीटा, इधर एफ साइन थीटा। इसको हटाइए, इधर बच्चों एंगल इधर टच है तो इधर एंगल टच है तो वो किस में आएगा, कॉस में, और ये साइन, तो एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। बच्चों पहली स्टेप एफवीडी, दूसरी स्टेप रिजॉल्व, वहां तक कर लिया। अब बच्चों देखो नॉर्मली अपना नॉर्मल एमजी होता है, लेकिन तुम एफ साइन थीटा से और दबा रहे हो, एफ साइन थीटा से और दबा रहे हो तो वो और दब जाएगा, और दब जाएगा तो प्रेसिंग फोर्स बढ़ गया, प्रेसिंग फोर्स बढ़ गया तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg प्लस एफ साइन थीटा। बताओ बच्चों कोई दिक्कत? अब नॉर्मल ये है तो बच्चों लिमिट अगर मैं लिखता हूं तो लिमिट बच्चों अपने पास क्या होती है, म्यू नॉर्मल, तो लिमिट ये आ गई। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों ये किस तरफ चलेगा आगे, तो इसको चलाने वाला फोर्स कौन है, एफ कॉस थीटा। तो अब ड्राइविंग फोर्स अगर मैं लिखता हूं तो एफ कॉस थीटा। हम चाहते हैं कि चले, चले या रुका रहे, चले, हम चाहते हैं कि चले, तो बच्चों ड्राइविंग ज्यादा होना चाहिए या लिमिट, चलाने वाला ज्यादा होना चाहिए, तो ड्राइविंग लिमिट को क्रॉस करना चाहिए। ड्राइविंग बच्चों एफ कॉस थीटा, लिमिट म्यू एम जी प्लस म्यू एफ, इसको यहां लाते हैं तो एफ बच्चों देखना कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सही बोल रहे हो? कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, तो एफ बच्चों यहां से क्या आ गया, ग्रेटर देन म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो बच्चों फोर्स इससे ज्यादा होना चाहिए। अब इससे थोड़ा ज्यादा होगा भी तो चल जाएगा, तो लिमिटिंग केस में बराबर मान लेते कि म्यू एम जी अपॉन ये। एक बार फिर बताता हूं, पहली स्टेप एफवीडी, दूसरी स्टेप रिजॉल्व, तीसरी स्टेप नॉर्मल, तो mg के साथ साथ ये और दबा रहा है तो नॉर्मल बढ़ गया, फिर लिमिट तो म्यू नॉर्मल, फिर ड्राइविंग, ये हम चाहते हैं कि चले तो ड्राइविंग लिमिट को क्रॉस करना चाहिए, तो एफ कॉस थीटा इससे ज्यादा, इसको उधर लेके आए, ये हो गया। तो लिमिटिंग केस में बच्चों इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा ही ज्यादा की डेफिनेशन नहीं है तो बराबर मान लें। तो आंसर बच्चों क्या माना जाएगा, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। बोलो प्रज्ञा कोई डाउट? कर लो बच्चों इसे फटाफट। अब बच्चों इस तरह से जब हम किसी चीज को चलाते हैं, ऐसे बच्चों इस तरह से किसी चीज को चलाते हैं तो इसको बोलते हैं पुश करना, इसको हम क्या बोलते हैं, पुश करना। तो पुश करने के लिए बच्चों में मिनिमम इतना फोर्स चाहिए। इस तरह से अगर हम किसी चीज को चला रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पुश करना। क्लियर है बच्चों? चले बच्चों आगे, इतना कर लिया ना बच्चों, चले आगे। रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये बताओ, एफईडी मैंने बनाया, एमजी नीचे नॉर्मल ऊपर, वहां कोई दिक्कत? अब इधर तुम्हारा थीटा टच है तो यहां क्या आएगा, कॉस, यहां साइन। नॉर्मली अपना नॉर्मल mg होता है, लेकिन f साइन थीटा की वजह से बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल अपने पास कितना हो गया, mg प्लस f साइन थीटा। तो लिमिट अपने पास म्यू नॉर्मल, और ड्राइविंग वाला कौन सा है, कॉस, तो चलाएगा वो। हम चाहते हैं कि चले तो ड्राइविंग लिमिट से ज्यादा होना चाहिए, ड्राइविंग लिमिट से ज्यादा होना चाहिए, तो f कॉस थीटा
इसका मल्टीप्लिकेशन उससे ज्यादा कर दिया, इसको यहां लाके सॉल्व कर दिया, बस ये। बोलो अंशु कहीं दिक्कत लग रही है? कहाँ दिक्कत है यार? इसके बाद तो मैथ्स है, फिजिक्स तो यहीं तक समझो। म्यू एम जी और म्यू एफ साइन थीटा, म्यू एम जी म्यू एफ साइन थीटा, इसको इस साइड लाए, एफ कॉमन लिया, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, बस इसको नीचे भेज दिया। अभी क्लियर है? चले बच्चों आगे, ठीक है। अब बच्चों बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन फिर दे रहा हूं, अब इसमें दिमाग लगाओ। म्यू एम थीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एट विच ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग। बच्चों इस केस में क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो इसमें एक इधर रस्सी बांध दी, रस्सी को ऐसे खींच के लेके जा रहे हैं, जैसे बच्चों ऐसे इस पे एक रस्सी बांध दी और रस्सी से ऐसे खींच के लेके जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं पुल करना। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पुल करना। जैसे मान लो बच्चों मैंने इस पे एक रस्सी ऐसे बांधी और फिर उस रस्सी के थ्रू उसे खींच के लेके जा रहा हूं। या बच्चों जैसे आप और समझना चाहो, बच्चों इस चेयर को देखो, जब मैं यूं खिसका के ले जा रहा हूं तो इसको बोलेंगे पुश करना, और मान लो मैं यूं खींच के ले जाऊं तो इसको क्या बोलेंगे? इसको पुल, उसको पुश। तो यहां मैं पुल कर रहा हूं, ऐसे पुल कर रहा हूं, लगभग वैसे ही सॉल्व करना है, आंसर बोलना नहीं है बच्चों। हाँ बोलो बच्चों, स्टेप्स वही हैं, पहले रिजॉल्व, फिर ठीक है ना। देखो नहीं, एक्सेलेरेशन आएगा ही नहीं ना, एक्चुअल में ये है कि जस्ट स्टार्ट करवा रहा है, तो जस्ट स्टार्ट पे तो एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा, जस्ट स्टार्ट ही तो करवाना, ठीक है। हाँ बच्चों जिससे होता है ये वो हैंड राइज करे, ठीक। प्रज्ञा बताओ मुझे एक बार, लो कोई दिक्कत नहीं, म्यू एम जी स्टार्ट कहाँ से, यहाँ से नहीं, कहाँ से है ये? सही है, ये भी सही है, देखो ये सही है। अब फाइनल आंसर तुमने कहाँ निकाला है? सही है, सही है। हाँ और कोई बच्चों? ठीक है, हाँ बोलो। क्वेश्चन का टाइम, हाँ लगभग सेम। हाँ बताओ, तो करो ना एक बार, आसान कैलकुलेशन है, फिर भी मैं पहली स्टेप देखता हूँ। एफ कॉस थीटा, यहाँ मिस्टेक कर दिया, एम जी माइनस साइन, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सही है, सही है, सही है, ठीक है। और हाँ दिखाओ मुझे, सही है, ठीक है। म्यू एफ नहीं होगा, केवल म्यू साइन थीटा होगा, एफ कहीं एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। चलो बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझो बच्चों, अब इधर फोकस करो, देखो इधर एम जी, इधर नॉर्मल, ये क्लियर है। अब इधर एंगल टच है तो इसमें क्या आएगा? कॉस, तो इधर एफ कॉस थीटा, इधर क्या आएगा? एफ साइन थीटा। बोलो बच्चों यहां तक कोई दुविधा? अब ऐसे वो मूव नहीं कर रहा है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर, तो n प्लस एफ साइन थीटा एम जी, तो नॉर्मल बच्चों यहां से क्या आ गया? एम जी माइनस एफ साइन थीटा, इतना देखो बच्चों। या फिर ऐसे समझो, नॉर्मली नॉर्मल क्या होती है? एम जी, यहां तुम एफ साइन थीटा से ऐसे उठा रहे हो तो वो कम प्रेस कर पाएगा, कम प्रेस कर पाएगा तो नॉर्मल क्या हो जाएगी? कम, तो नॉर्मल क्या हो जाएगी? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। बच्चों बताओ यहां चलाने वाला फोर्स कौन है? एफ कॉस थीटा। हम चाहते हैं कि चले तो ड्राइविंग फोर्स लिमिट क्रॉस करना चाहिए, ड्राइविंग फोर्स एफ कॉस थीटा, लिमिट म्यू और नॉर्मल एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा।
तो ये कई बच्चों का सही था, यहां तक कहीं कोई दिक्कत? अब इसको इस साइड लेके आओ, तो f कॉमन ले लोगे, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा ग्रेटर देन म्यू एम जी। तो f बच्चों यहां से आ गया, f बच्चों अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो म्यू एम जी अपॉन cos थीटा प्लस, ये आंसर आ, समझ गए बच्चों? लिमिटिंग केस पे हम बराबर ही मान लेते हैं तो ये आंसर आ जाए। तो बच्चों पूरा क्वेश्चन वैसा का वैसा है, फर्क क्या पड़ा वहां पे बच्चों, ये f साइन थीटा नीचे आ रहा था, f साइन थीटा नीचे आ रहा था तो वो दब रहा था, दबने की वजह से नॉर्मल बढ़ रहा था, तो यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ नॉर्मल कम हो गया है, बस ये फर्क रहा है बच्चों। अब इसे चेक करो, इसमें बताओ कहीं दिक्कत लग रही? कर लो फटाफट बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा स्टार्टिंग लेक्चर याद करो, जिसको भी याद हो सकता है मैथ्स में भी पढ़ लिया हो। तो बच्चों मुझे बताओ a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, सही है, गुड। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो बच्चों यहाँ कोई दिक्कत? अब बच्चों फोर्स तुम्हारे पास ये आ गया, अगर वो हमसे कहता है कि सबसे कम वैल्यू फोर्स की क्या हो सकती, तो बच्चों यहाँ क्या लिखा है? 1, यहाँ क्या है? म्यू, तो a1 b म्यू। तो अगर मुझे मिनिमम से मिनिमम फोर्स चाहिए तो म्यू एम जी 1 स्क्वायर म्यू स्क्वायर, ये वो तो माइनस तो निगेटिव के लिए रहता है, पर निगेटिव का मतलब नहीं है, तो ये आएगा। अगर वो हमसे बोलता है कि मिनिमम से मिनिमम कितना फोर्स लगा के हम चला सकते हैं, तो म्यू एम जी 1, ये क्लियर है बच्चों? अब उसमें कई बार हमसे पूछता है कि किस एंगल पे लगाना चाहिए, तो वो फिलहाल याद रख लो, बाद में मैं बता दूंगा। तो वो एंगल होना चाहिए टेन थीटा इक्वल टू म्यू पे। किस एंगल पे हम फोर्स लगाएं, तो टेन थीटा इक्वल टू म्यू। जैसे बच्चों मान लो म्यू 1 है, कितना है, तो किस एंगल पर फोर्स लगाना चाहिए बताओ? 45। मान लो म्यू है 0.75, म्यू है 0.75, तो किस एंगल पर फोर्स लगाना चाहिए? 0.75, 3/4, 3/4 कब होता है? 37। किस एंगल पर लगाना चाहिए? 37। म्यू मान लो बच्चों 4/3 है, किस एंगल पर फोर्स लगाना चाहिए? 53। समझ गए? इतना समझे बच्चों? ठीक है। अब बच्चों वापस देखो, एक बार पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें कहीं कोई दिक्कत हो पूछो। अब बच्चों एक चीज देखो, ये आंसर थोड़ा दिमाग में रख लो, रख लिया? ठीक है। अब इस आंसर को देखो, तो पुराना आंसर देखोगे तो पुराना आंसर क्या था? अब बच्चों इन दोनों को कंपैरिजन करो, ये फोर्स ज्यादा है कि ये वाला? लेफ्ट राइट, क्यों ज्यादा दिख रहा है? डिनोमिनेटर माइनस की वजह से कम है। तो कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछते हैं कि जैसे मान लो बच्चों ये भारी बॉक्स है, इसको तुम खिसका के ले आ सकते हो और ऐसे उठा के ले आ सकते हो, कौन सा तुम्हारे लिए आसान पड़ेगा? तो ये वाला आसान पड़ेगा। ये पुल करना, पुश करना मुश्किल होता है, समझो? तो अब समझो, देखो क्वेश्चन यही पूछते हैं, जैसे मान लो सड़क पे कोई एक भारी बॉक्स पड़ा, उसको तुम पुश करके ले जाओ ऐसे, इसको बोलते हैं पुश करना, और एक ऐसे पुल करके ले जाओ, तो कौन सा आसान पड़ेगा? तो बच्चों पुल करना ऐसे आसान पड़ेगा। बताता हूँ, ये वो वाला आंसर, तो इस तरह से ले जाओ, वो आसान पड़ेगा। क्यों आसान पड़ेगा? आंसर डिस्कशन में कोई डाउट हो मुझसे पूछ लो, क्यों आसान पड़ेगा वो भी समझो। बच्चों फ्रिक्शन वही है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नहीं बदलता। जब हम यूं पुल करते हैं तो एक कंपोनेंट ऊपर आता है,
एक कंपोनेंट ऊपर आने की वजह से नॉर्मल कम हो जाता है, नॉर्मल कम होने की वजह से लिमिट कम हो जाती है और उस वजह से आसान पड़ता है। तो जब पुश करते हैं तो एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा नीचे आता है, वो नॉर्मल को बढ़ा देता है, नॉर्मल को बढ़ा देता है और उस वजह से फ्रिक्शन लिमिट बढ़ जाती है, तो हमारे लिए मुश्किल पड़ता है। तो इस तरह से खींच के ले जाना, जैसे मान लो मैं इसको यूं अगर नहीं खिसका पा रहा हूँ तो रस्सी से बांध के खींच के ले जाऊं, वो हो सकता है कि मैं ले जा पाऊं। इतना समझे? अब बच्चों एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से देखना। इतना समझ गया ना बच्चों? ठीक है। एग्जाम्पल बच्चों देखो आप, मान लो ये 4 kg μ1, ड्रॉ कर लो बच्चों, मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। μ1 दिक्कत ये होती है, कार को धक्का मारना इस वजह से आसान होता है क्योंकि उस समय तुम्हारे पास कोई रस्सी वगैरह या बंधा हुआ कोई अरेंजमेंट नहीं होता। अगर कार में प्रॉपरली, अब जैसे ये है तो इसमें भी क्या है, जैसे अगर मुझे ये पकड़ में ऐसे आ रही है तो मुझे ये खींचना आसान पड़ेगा। अब कार को ऐसे पकड़ तो सकते नहीं है, उसमें अगर कोई रस्सी वस्सी बंधी हो तो वो भी खींचना आसान लगेगा। ठीक है। अब बच्चों इसे ड्रॉ कर लिया, म्यू कितना है इसमें लिख लो। फाइंड मिनिमम पॉसिबल फोर्स, फाइंड मिनिमम पॉसिबल फोर्स so that block start sliding, so that block start sliding। एक सेकेंड देखते हैं, नहीं और सोचो बच्चों, मिनिमम पॉसिबल फोर्स सो दैट ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग, कितना ये ठीक लग रहा है, कैसे किया है बोलो दीप्ति और प्राप्ति? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ और कोई कैसे? सही है बच्चों। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, देखो आंसर करेक्ट आएगा 20√2। अब ध्यान से समझो बच्चों, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और जब पूछा गया था तब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि तब तक उतना कॉमन नहीं था, एक नया क्वेश्चन था। तो अब ध्यान से समझो, अधिकतर बच्चे इसको कैसे करते हैं या थोड़े टाइम बाद तुम कैसे करोगे वो भी ध्यान रखो। तुम क्या सोचोगे कि फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो बच्चों बताओ नॉर्मल कितना है? 40। नॉर्मल 40 है तो 40 इंटू म्यू, लिमिट कितने की आई? 40 की। तो तुम सोचोगे कि भाई लिमिट 40 की है तो एटलीस्ट 40 फोर्स तो चाहिए, तो तुम क्या सोचोगे कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 40। लेकिन उस समय तुम ये नहीं सोच पाओगे कि अगर हम एंगल पे लगाएं तो हो सकता है कि ये कम पे ही चलने लगे, हो सकता है कि ये कम पे ही चलने लगे, और एंगल पे कम पे चलने लगे उस केस में मिनिमम फोर्स क्या था? म्यू एम जी 1 प्लस म्यू स्क्वायर, अभी अभी सीखा है। तो अधिकतर केस में हमारे दिमाग में यही आता है कि ऐसे लगाएंगे तो कम से कम में चल पड़ेगा, जबकि सही नहीं, हम तिरछा लगाएंगे तब आसानी से चलेगा। तो उस केस में ये निकल के आता है, तो 1 इंटू 4 इंटू 10 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो फाइनल आंसर 40/√2 या 20√2। तो ये बच्चों गलत अप्रोच होगी। हाँ अगर वो क्वेश्चन में क्लियरली लिख देता है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है तब मिनिमम फोर्स बताओ, तो ये आंसर सही है 40। लेकिन अगर उसने बोला नहीं कि भाई तुम कहाँ फोर्स लगा रहे हो तो सबसे कम ये हो जाएगा। बच्चों मैं पूछता हूँ किस एंगल पे लगाना चाहिए? 1 है तो tan थीटा 1 तो 45। याद रहे तुम अधिकतर केस में यही अप्रोच लगाओ, लेकिन ये गलत होगी, सही ये होगी। हाँ वो हॉरिजॉन्टल बोल देता है तो फिर ये सही हो जाएगा, लेकिन नहीं बोला है तो ये माना जाएगा। अभी समझ गए बच्चों?
चले आगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, बड़ी कर लिया या लगाऊं वापस? कर लिया ना, ठीक है। अब बच्चों इसका आंसर दो। इट इज इजियर टू पुल ए बॉडी देन टू पुश बिकॉज, क्या ऑप्शन लग रहा है? कौन सा तुम्हें सबसे सही लग रहा है? डी, फ्रिक्शन फोर्स इज लेस इन पुशिंग। तो पुश करने का मतलब तुम यूं धक्का दे रहे हो, उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा या ज्यादा? वो तो गलत है, बी सही है बच्चों। पहले में बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो बच्चों वो फिक्स रहता है, वो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। सेकंड में बोला है फ्रिक्शन फोर्स पुशिंग में मोर होगा, तो जब हम पुश करेंगे तो नॉर्मल बढ़ जाता है, नॉर्मल बढ़ने की वजह से लिमिट बढ़ गई तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? बी। कोई दिक्कत? सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बोलो। देखो वो एक जनरली हम यही मान के चलते हैं कि यहाँ एंगल इंक्लूड है। वो क्या है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन से हमें समझ में आ जाता है कि सेंस क्या होना चाहिए, तो उसका सेंस यही माना जाता है। समझ गए ना? सही कह रहे हो। वो पर क्या है कि कई सारे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो उससे समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन वाले का सेंस यही है। ठीक, ओके। अब इसे बच्चों ट्राई करो। नहीं ये थोड़ा सा अलग है, रुको बच्चों भी। हाँ ठीक है बच्चों, वही चीज़ है अभी जो हमने किया है वही है। बच्चों बताओ ये पुश वाला है कि पुल वाला? बस अभी जो मैंने सॉल्व किया था या तो उससे कर सकते हो या बेसिक से कर सकते हो। करो बच्चों। इन्होंने ये बोला है मैक्सिमम वैल्यू जिससे कि वो मूव ना करे, तो वो एक ही चीज़ है, मिनिमम जिस पे मूव कर जाए या मैक्सिमम जिस पे मूव ना करे, दोनों आंसर सेम ही होते। तो जो हमने आंसर निकाला है वही आंसर है। करो बच्चों। अभी ऐसे तिरछे में जो मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसे कि हम पुश करना बोल रहे, तो ये पुश करने वाली कैटेगरी है। करो बच्चों, चाहो तो पुराना रिजल्ट यूज कर सकते हो या बेसिक से करो, दोनों से ही कर सकते। कितना क्या किया तुमने? देखते हैं, आंसर तो मुझे नहीं पता, देखते हैं। जैसे बच्चों यहाँ √3g, यहाँ cos 60 मतलब f/2, यहाँ sin 60 तो f√3/2। ठीक है कि नहीं? f/2 और ये नॉर्मल। बच्चों ये चीज समझे ना, cos और ये sin। अब बच्चों f/2 लिमिटिंग केस पे बच्चों बराबर ले सकते हो, म्यू 1/2√3। देखो f ड्राइविंग f लिमिटिंग के बराबर, लिमिटिंग केस में बराबर ले लो, वो वही चीज रहती है। नॉर्मल बच्चों क्या होगा, इन दोनों के बराबर, तो √3g और f√3/2 बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, f/2 √3 कट गए, g/2 यानी कि 5, √3 कट गए, f/4। इसको यहां लाते हैं तो f/2 माइनस f/4 क्या बचेगा, f/4। तो 4 से यहां से कितना आ गया, 20। या बच्चों मैंने एक फॉर्मूला टाइप, हालांकि वो फॉर्मूला नहीं है उस क्वेश्चन का आंसर, पर सिमिलर है तो चाहो तो वो लगा के भी निकाल सकते हो।
बट अप्रोच सीखो वो ज़्यादा बेटर। हमने ऐसे ही किया था, रिजॉल्व किया, नॉर्मल निकाला, तो म्यू नॉर्मल, म्यू नॉर्मल, तो म्यू ये रहा, नॉर्मल ये रहा, बस एडजस्ट कर लिया। बताओ बच्चों कहीं दिक्कत? अंशु बोलो कोई डाउट लग रहा हो? ठीक है ना, कर लो बच्चों फटाफट। समझ गए इसे? बच्चों क्लियर है ना? अभी है, हटा दूं इसे? बच्चों कर लिया ना इसे? हटा दूं? ठीक। फिर देखो बच्चों, बच्चों ये वही डेटा लग रहा है मुझे। हाँ वही डेटा है। नहीं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वही है कि अलग है? चलो बच्चों स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो बच्चों, एक ये क्वेश्चन है, ए वुडन ब्लॉक मास रेस्टिंग पुल्ड फोर्स F, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक मूविंग। चलो बच्चों इसे ट्राई करो। कैसे? ओके चलो बाकी बच्चे ट्राई कर लें एक बार। ट्राई करो इसे। इसमें एक्सीलरेशन पूछा है, ठीक है ना? एक्सीलरेशन ट्राई करो अभी से। ऐसे कैसे सी है? सॉल्व तो कर लो। समझ गया ना? चलो एक काम करो, इसे होमवर्क में रख लो, ठीक है ना? इसका क्वेश्चन नंबर वगैरह नोट कर लो, एज ए होमवर्क रख लो, ठीक है? समझ गया ना बच्चों? पेज नंबर, एक्सरसाइज सब लिखा हुआ है, अपने हिसाब से लिख लो। लिख लिया? अब फिर देखो, ये हमने कर ही लिया, ये बच्चों भी कर ही लिया, ये भी बच्चों एज ए होमवर्क रख लो। अभी जो हमने डिस्कस किया उसी पैटर्न का, समझ गए ना? ये भी बच्चों अभी जो हमने डिस्कस किया वो 4 लाइनें बना दी हैं, वो 4 नहीं, एक ही फोर्स है। हाँ पिछले वाले जैसा ये 60 है, बस ये कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट उसमें 1/, अच्छा वो लिख नहीं पाया ना, ठीक है? नोट कर लिया बच्चों? अब ये वाला बच्चों अभी जो किया हमने वही है, उसमें 1/√3 था, इसमें 1/3√3 है, बस इतना फर्क है, बाकी पूरा वही है। तो ये भी बच्चों ऐसे होमवर्क रख लो, समझ गए? ठीक है। अब बच्चों स्टेटमेंट वाला देखो, इट इज इजियर टू पुल ए हैवी ऑब्जेक्ट देन टू पुश इट ऑन लेवल ग्राउंड। बच्चों सही है गलत है? पुल करना आसान होगा या पुश? पुल करना अभी अभी सीखा था, पुल करना आसान होगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, सही है गलत है? मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, सही है गलत है? सही है, फ्रिक्शन नेचर पे डिपेंड करेगा, बट इसका उससे उतना लेना देना नहीं है। पुल करना या पुश करने में फोर्स कम ज़्यादा क्यों लगता है? नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, तो रिलेट उतना नहीं कर रहा है। दोनों सही है बट रिलेट नहीं कर रहा है, तो आंसर बच्चों क्या हो जाना चाहिए? मेरे हिसाब से आंसर बी हो जाना चाहिए। हाँ लेवल ग्राउंड पे तो पहले भी रखा था। देखो ये लेवल ग्राउंड ही होता है, एक होता है इंक्लाइन प्लेन, जैसे स्लोप पे रखा हो, तो लेवल ग्राउंड पे ये रखा है, हम यूँ पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं। लेवल ग्राउंड का मतलब फ्लैट सरफेस पर रखा, कि अब ये मान लो इस तरह के इंक्लाइन पे भी रखा हो सकता है, वो सिचुएशन। समझ गए ना बच्चों? तो अब जैसे ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वो हमें सेंस समझना पड़ता है कि हाँ वो ऐसे ही खींच रहा हूँ। समझ गए ना बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ करो, इससे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप केवल बच्चों फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, तो बच्चों एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है बच्चों? समझो जैसे ये रिमोट मान लो, इस पे बच्चों अगर मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो देखो ये स्लाइड करने लगेगा,
ये अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टिका रहेगा, कम फोर्स लगाओगे तो ऐसे स्लाइड करेगा, ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो टिक जाएगा। तो वैसी ही कोई सिचुएशन है, वर्टिकल दीवार, यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या दिया है, म्यू, एफ फोर्स लगा रहा। तो बच्चों ये बताओ इसको नीचे कौन सा फोर्स खिसका रहा, एम जी। तो बच्चों यहाँ ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, चलाने वाला फोर्स एम जी। बच्चों मैं यू एफ लगा रहा हूँ, तो नॉर्मल कितना होगा, तो बच्चों वही पहली स्टेप एफ वी डी, एम जी नॉर्मल, फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं, फिर लिमिटिंग फोर्स म्यू नॉर्मल, फिर ड्राइविंग फोर्स। हम क्या चाहते हैं, रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो ड्राइविंग फोर्स लिमिट से कम होना चाहिए। करो एक बार फिर मैं डिस्कस कर। बच्चों जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे करते चलो। हाँ आदित्य हो गया हो तो बताओ। सही है, गुड। और कोई बच्चों, जैसे मैंने बताया वैसे वैसे करते चलो। बच्चों एम जी अपॉन म्यू सही है। देखो बच्चों पहली स्टेप एफ वी डी बनाते हैं, इधर क्या लगेगा एम जी, यहाँ क्या लगेगा नॉर्मल, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप रिजॉल्व, जरूरत नहीं है। तीसरी स्टेप नॉर्मल, तो नॉर्मल किसके बराबर हो गया, एफ के, नॉर्मल ही एफ हो गया। फिर लिमिटिंग म्यू नॉर्मल, तो म्यू एफ, ये लिमिटिंग। हम चाहते हैं कि वो रेस्ट पे रहे, तो ड्राइविंग फोर्स लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। चलाने वाला कौन है, इसको नीचे कौन चला रहा है, एम जी, उसको लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। लिमिट क्या है, म्यू एफ, तो एफ बच्चों होना चाहिए ग्रेटर देन एम जी बाई म्यू। तो लिमिटिंग केस में बराबर मान लें, क्या हो जाएगा एम जी बाई म्यू। तो इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, थोड़े ज़्यादा की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो हम बराबर मान लें ये आंसर। एक बार फिर समझो बच्चों, नॉर्मल इधर एफ, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू नॉर्मल म्यू एफ, ड्राइविंग लिमिट से कम होना चाहिए, एम जी म्यू एफ से कम, तो एफ बच्चों एम जी बाई म्यू से ज़्यादा, एफ एम जी बाई म्यू से ज़्यादा, लिमिटिंग केस में बराबर हो जाएगा ये आंसर। ठीक है बच्चों, बताओ बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत, ठीक। ये क्लियर है। अब ये क्लियर है, हटा दो ना बच्चों, कर लिया सबने, ठीक। अब बच्चों इसे समझो, मान लो बच्चों यही सिचुएशन, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, मान लो ऐसे तिरछा फोर्स लगा रहे हैं एंगल पर, ऐसे तिरछा फोर्स लगा रहे हैं, तो अब तुमसे क्या पूछा गया है, फ्रिक्शन फोर्स निकालो, म्यू कितना है 1/4। बच्चों स्टेप्स वही है, पहली स्टेप क्या होगी एफ वी डी, दूसरी स्टेप रिजॉल्व। बताओ यहाँ रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या, तो रिजॉल्व करो, फिर नॉर्मल निकालोगे, फिर लिमिट निकालोगे, फिर ड्राइविंग फोर्स निकालोगे और फिर चेक करोगे। सारी कहानी बच्चों वैसे ही, एक एक करके बच्चों सारी स्टेप्स करते जाओ। बच्चों जिसका नॉर्मल आता है पहले मुझे नॉर्मल बताएं, कितना आ रहा है 50√3 नॉर्मल सही है। अब जिसका ड्राइविंग फोर्स आप आता है, जिसके से हैंड राइज करें, जिसका आया 20 किस तरफ, सही है। अब बच्चों एक बार करो, काफ़ी हद तक कर लिया है, अब थोड़ा और सोचो, देखते हैं।
फ्रिक्शन निकालना है इसमें, देखते हैं। जैसे बच्चों इस पे एफवीडी बनाते हैं, तो यहाँ 3G, यहाँ नॉर्मल, इसको तोड़ोगे तो cos 30 50√3 sin 30 50। पहली स्टेप एफवीडी, दूसरी स्टेप रिजॉल्व, वहां तक हो गया। अब बच्चों एक बार हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें। आशीष तुम बोलो, देखते हैं। और कोई 5, और आशीष तुम बोलो, तुम्हें 20 क्यों लग रहा है? ठीक है, 20 आना चाहिए जितना मुझे याद है, बाकी चेक कर लेते हैं। बच्चों बताओ, पहली स्टेप एफवीडी हो गया, दूसरी रिजॉल्व करना, वो भी हो गया। अब बच्चों सिचुएशन देख के बताओ नॉर्मल कितना है? नॉर्मल कितना है? 50√3। √3 बच्चों 1.7 मान लो, 1.7, 3 भी होता है लेकिन 7 मान लो, या 3 भी मान लो, तो 85, तो लगभग ये 86 के आसपास मान लो, लगभग 86 मान लो। अब लिमिट क्या होगी? म्यू नॉर्मल, तो 1/4 इंटू 86 कितना आएगा बच्चों? 21.5। ये क्लियर है? पहली स्टेप, अब नॉर्मल लिमिट निकाल ली। बच्चों बताओ नीचे कितना फोर्स है? ऊपर कौन सा ज्यादा है? 50, तो वो ऊपर चलेगा। ऊपर चलेगा तो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या आएगा? नेट ड्राइविंग फोर्स तुम्हारे पास आएगा 50 माइनस 30 यानी कि 20। 50 नीचे ऊपर, 30 नीचे, तो नेट ड्राइविंग फोर्स आएगा 20 ऊपर। ये चीज समझे? अब ड्राइविंग ने बच्चों बताओ लिमिट क्रॉस की क्या? नहीं की। 20 और 21.5, तो ड्राइविंग ने लिमिट क्रॉस की? नहीं की। कहाँ की है? 20 और 21.5 नहीं की। तो ड्राइविंग ने जब लिमिट क्रॉस नहीं की तो वो क्या रहेगा? रेस्ट पे। रेस्ट पे रहेगा तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन ड्राइविंग फोर्स के बराबर ही लगता। तो ड्राइविंग 20 ऊपर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा? नीचे 20। तो फ्रिक्शन बच्चों हो जाएगा नीचे 20। बच्चों ड्राइविंग 20 आया तो नेट चलाने वाला फोर्स 20 है, लिमिट 21 की है, तो नहीं क्रॉस हुआ। नहीं क्रॉस हुआ तो वो रुका रहेगा। तो बच्चों जैसे मैंने 20 लगाया तो फ्रिक्शन 20, 40 तो 40, यहाँ ड्राइविंग फोर्स क्या है? 20, तो फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में 20। रिलेट कर पाए बच्चों? समझ पाए? यहाँ तक कोई दिक्कत? देखते हैं बच्चों भी क्लियर है भाई ये क्वेश्चन? अब बच्चों बिल्कुल इसी पैटर्न के बच्चों 2-3 क्वेश्चन है, वो मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं, वो समझो। एक्सरसाइज 1, इसमें 46, एक्सरसाइज 2 29, एक्सरसाइज 4A 21। ये तीनों क्वेश्चन बच्चों अभी जो हमने 2 पैटर्न डिस्कस किया, एक ऐसे फोर्स लगाना और एक एंगल पे फोर्स लगाना, उसी पैटर्न के, इवन उससे आसान। तो जो अभी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए बिल्कुल उसी पैटर्न के या उससे आसान है, एक बार ट्राई करना। इतना समझ गया बच्चों? कोई दिक्कत यहाँ तक? हटा दो बच्चों अभी इसे, ठीक है ना? ओके। अब इंक्लाइन प्लेन से क्या मतलब है, एक क्वेश्चन देखते हैं, वो समझो। इंक्लाइन प्लेन की जरूरत नहीं है लिखने की, इसे छोड़ो। ठीक है बच्चों, मान लो ये m मास का ब्लॉक रेस्ट पे रखा है, ये थीटा, और ये रफ सरफेस है। ऑब्वियसली बात है रेस्ट पे है तो रफ ही होगी, पर लिख देते हैं रफ।
ठीक है, ड्रॉ कर लो बच्चों आप। तो m मास का ब्लॉक बच्चों रफ सरफेस पे रेस्ट पे रखा है, m मास का ब्लॉक रफ सरफेस पे रेस्ट पे रखा है, ठीक है। अब बच्चों इसमें आप लिखो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक। करो बच्चों, तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन बताना है और फ्रिक्शन फोर्स बताना है। सॉरी, फ्रिक्शन mg साइन थीटा, सही है, सही सही। हैंड राइज करें बच्चों जो आंसर देना चाहें। बोलो प्राप्ति, बोलना चाह रही हो? ओके, अक्षर तुम बोलो अगर। ठीक है, चलो बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो बच्चों में रटा हुआ है, यहां क्या लगता है, यहां क्या लगता है, यहां यहां नॉर्मल, कोई दिक्कत? अब बच्चों रेस्ट पे है तो लॉजिकली बताओ फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए, पीछे। अब बच्चों रेस्ट पे है तो इसको नीचे कौन खींचना चाहता है, लेकिन वो नीचे जा रहा है क्या, तो फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए? तो बच्चों मैंने दो क्वेश्चन पूछे, एक तो फ्रिक्शन बताओ, एक नॉर्मल बताओ। तो फ्रिक्शन कितना आया और नॉर्मल, कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों फ्रिक्शन में लिख सकता हूं mg साइन थीटा, नॉर्मल mg कॉस थीटा। बोलो बच्चों यहां तक कोई डाउट? सेकंड पार्ट लिख लो फिर इसमें। फर्स्ट पार्ट बच्चों क्लियर है? फर्स्ट पार्ट में बच्चों कोई भी डाउट? ठीक है ना? ओके बच्चों बताओ नॉर्मल किस तरफ लग रहा है, ऊपर, फ्रिक्शन इस तरफ, फ्रिक्शन और नॉर्मल के बीच में एंगल, ठीक है। सेकंड बच्चों लिखो फाइंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। बच्चों देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर है तो mg cos थीटा का स्क्वायर mg साइन थीटा का स्क्वायर, mg कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। बच्चों मैं डायरेक्ट लिख देता हूं mg, तो रिजल्टेंट बच्चों ये आ जाएगा। बच्चों कोई डाउट तो नहीं? दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों का रिजल्टेंट बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसमें बच्चों अभी कोई डाउट? क्लियर है? अब बच्चों वापस से समझो, ध्यान से देखना, नॉर्मल इधर, फ्रिक्शन इधर। नॉर्मल बच्चों एक कांटेक्ट फोर्स होता है, कैसा फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन भी अपने आप में क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स। तो अब दोनों कांटेक्ट फोर्स के बीच में हमेशा एंगल क्या होता है, 90, क्योंकि नॉर्मल सरफेस के नॉर्मल, फ्रिक्शन सरफेस के टेंजेंशियल। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है
उसको हम बोलते हैं नेट कांटेक्ट फोर्स। उसे हम क्या बोलते हैं? नेट कांटेक्ट फोर्स या कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है? अब इसी को लैंग्वेज बदल बदल के पूछा जाता है, तो वो बच्चों में डिस्कस करता हूं। पहले ये बताओ, ये चीज समझ गए? ठीक है। अब इसी में बच्चों थर्ड लिखो। बच्चों मुझे बताओ फर्स्ट सेकंड पार्ट में कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। अब बच्चों थर्ड इसमें लिखो, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइंड प्लेन, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइंड प्लेन on block, find force applied by inclined plane on block। तो inclined plane ब्लॉक पे क्या फोर्स लगाएगा वो निकालना। तो बच्चों inclined plane ब्लॉक पे कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। दो तरह के कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। दोनों के बीच में 90 एंगल है, तो नेट आंसर क्या होगा? mg। तो हम क्या बोलेंगे कि इंक्लाइंड प्लेन ब्लॉक पे क्या फोर्स लगाएगा? आंसर क्या होगा? mg। क्लियर है? अब डायरेक्शन वाइज बच्चों अगर देखोगे तो इसमें आंसर बच्चों हम लिखेंगे mg, और डायरेक्शन वाइज बच्चों को बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर आएगा। जैसे बच्चों देखना, फ्रिक्शन ऐसे है, नॉर्मल ऐसे है, इन दोनों का नेट निकालोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली इधर आएगा। तो एक्चुअल में ये अपना mg आता है, इस पे ग्रेविटी का जो mg लगता है वो बैलेंस हो जाता है, तो उस वजह से डायरेक्शन निकालोगे तो एग्जैक्टली इस तरफ आएगी। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है। फोर्थ लिखो बच्चों फिर। फोर्थ बच्चों, फोर्थ, फाइंड force applied by block, find force applied by block on inclined plane, find force applied by block on inclined plane। तो बच्चों जो इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पे लगाएगा वही ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे लगाएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो बच्चों ऐसे समझो, ये इंक्लाइन प्लेन। बच्चों बताओ ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ था? पीछे, तो इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन लगेगा नीचे, एक्शन रिएक्शन पेयर। ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ था? तो इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल लगेगा इधर। इन दोनों का नेट निकालोगे तो एग्जैक्टली नीचे mg आ जाए। तो इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पे ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा है? mg। तो ब्लॉक इंक्लाइन पे नीचे फोर्स क्या लगाएगा? mg। तो बच्चों इसको कई तरीके से पूछ सकते हैं। फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द mg आंसर, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन mg, इंक्लाइन प्लेन ऑन ये तो भी mg। समझ गया बच्चों? इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है? ओके। अब बच्चों सोच के बताओ, नीचे अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो, तो जो ये इंक्लाइन प्लेन है वो रेस्ट पे रहेगा या मूव करेगा? क्यों मूव करेगा? बच्चों जो बताना चाहे बताओ। किसका फोर्स? छोटे वाले m का किस साइड? क्यों? ओके, देखते हैं और कोई जो बताना चाहे। देखते हैं और बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल का इधर कंपोनेंट इसको पीछे लेके जाएगा, लेकिन बच्चों समझो, ध्यान से देखना, इन दोनों का देखो, मान लो इस नॉर्मल का कंपोनेंट पीछे लेके जाएगा तो फ्रिक्शन का इधर लेके जाएगा, दोनों अल्टीमेटली बराबर होंगे, कट जाएंगे। या ऐसे समझो बच्चों, मान लो ये नीचे बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, ये मैंने ब्लॉक रखा, मैं इसको बिल्कुल वर्टिकली ऐसे प्रेस कर रहा हूँ। जैसे बच्चों देखना, ये ब्लॉक स्मूथ सरफेस पे रखा है,
मैं ऐसे 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, ये कहाँ मूव करेगा? तो ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पे कहाँ फोर्स लगा रहा है? बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो इधर उसका कोई कंपोनेंट है ही नहीं, इधर कंपोनेंट नहीं है, तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी ही नहीं है। स्लाइडिंग की टेंडेंसी नहीं है, तो अगर ये स्मूथ सरफेस पे भी रखा होगा तो ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे बना रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता, मान लो यहाँ फ्रिक्शन 0 है, तो ये नीचे स्लाइड करेगा, नीचे स्लाइड करेगा, तब ये फ्रिक्शन यहाँ नहीं होगा, फिर नॉर्मल का कंपोनेंट इधर आएगा तो ये पीछे स्लाइड कर जाएगा। तो अगर फ्रिक्शन है और वो रेस्ट पे है, तो नीचे वाला भी रेस्ट पे बना रहेगा, चाहे नीचे फ्रिक्शन हो या ना हो। तो कई बार आपसे बोल देते हैं कि यहाँ म्यू दे दिया 1, इसका मास वास दे दिया, इस पर फ्रिक्शन बताओ, फ्रिक्शन क्या होगा? 0। समझ गए? क्योंकि स्लाइडिंग की टेंडेंसी नहीं है। अभी बच्चों कोई दिक्कत? तो अब बच्चों जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क में,